लाइन किया हुआ है. ठीक है. Today, as you know from your schedule, we are going to discuss one of your experiments related to the respiratory module. और the name of it is जहाँ वहाँ पे आपका लिखा हुआ है टाइटल में वाइटेलोग्राफी. Have you already done the spirometry? I presume. Yes. Spirometry में आपको क्या बताया था? एक बंदा मुझे थोड़ा briefly बताएं कि उसमें जो बताया था. Have you seen the equipment? Yes, sir. So, spirometry अभी हम जिसको हमने नया नाम वाइटेलोग्राफी दिया है, एक्चुअली वाइटेलोग्राफी is not a proper name. The name is spirometry. और वो जो आपको स्पायरोमेट्री हम कराते हैं, हमने थोड़ा सा इसमें जरा फर्क इसलिए रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो. अदरवाइज वो एक ओल्ड वर्जन ऑफ स्पायरोमेट्री है और दिस इज द न्यू वर्जन जो हम आज डिस्कस करेंगे. दिस इज जस्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्पायरोमेट्री. इन बिटवीन आपके मशीन्स चेंज होते रहते हैं. जो हमारे पास आपको उन्होंने डिस्प्ले किया होगा एक मेन टैंक और उसके साथ कार्बोरेटेड ट्यूब्स और उसके साथ फ्लो क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लोट, पेन रिकॉर्डर, फिर उसका ड्रम, उसका पेपर, ऑल दीज थिंग्स. दैट वाज समथिंग ओल्ड. और आप अगर व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फॉर यू टू कम टू द प्रीमिसेस, जब आप आएंगे तो डू हैव अ लुक एट दैट ओल्ड वर्जन, क्योंकि वो काम करता नहीं है लेकिन हम आपको थ्योरेटिकली बता देते हैं कि इसमें इस तरह ऑपरेट करना है और उसका ये ग्राफ बनता है. वो चीज़ अब ऑब्सोलेट है. दैट इज जस्ट ऑब्सोलेट. वो आप यूँ समझें कि अगर आपने पुराने फोन्स देखे होंगे जो डायल घुमाते थे एक एक नंबर, और उसको आप कंपेयर करते हैं आजकल के मॉडर्न लाइक सेल फोन के साथ. सेल फोन इज टोटली उसने रिवॉल्यूशन है इन कम्युनिकेशन. अगर आप उसको कंपेयर करते हैं ओल्ड वर्जन ऑफ टेलीफोन के, आप एक डायल घुमाते थे पूरा नंबर, फिर बाद में जब पूरा नंबर आप मिलाते थे तो कहीं जाके पता चलता था कि जी वहाँ तो चीज़ बिजी आ रही है. फिर आप उसको काटते थे, फिर टोन का वेट करते थे कि टोन आ जाए तो दोबारा मिलाना है. अगर आप में से किसी ने वो देखा हो, हमने तो देखा था, हमारे वक्त में तो वही था. अब ये चीज़ आप यही समझें कि वो एक ओल्ड वर्जन है स्पायरोमीटर का. और हमारे पास अब जो आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कंप्यूटराइज्ड, दिस इज न्यू वर्जन, दिस इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यूज. और वो आपको उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उससे डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि वो ओल्ड वर्जन वो बड़ा क्लमजी किस्म का, और वो उसको ऑपरेट करना भी बड़ा मसला, और आजकल वो काम नहीं कर रहा. हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट वो भी कराना चाहिए. अदरवाइज उसको ये रूटीन में यूज नहीं करते. यानी क्लिनिकल सेटिंग में अगर आप इफ यू आर वर्किंग एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन, तो उसको कोई कंसिडर भी नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई खासियत. लेकिन हमने इसको आई होप कि आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट वुड एंड अप इन अ म्यूजियम, कि अगर फिजियोलॉजी का कोई म्यूजियम होगा जिसमें ओल्ड इक्विपमेंट हम रखेंगे तो उसमें भी उसको जगह मिलेगी कि ये एक्सपेरिमेंटर हुआ करता था. अदरवाइज उसकी कोई वो नहीं है. लेकिन आपने उसका बेसिक्स आपको आनी चाहिए, और उसमें कुछ वैल्यूज आप निकालते हैं. लाइक आप उसमें वाइटल कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं, उसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, उसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, उसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व. ये 3-4 वैल्यूज डायरेक्ट आप उसमें से ग्राफ में से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ दैट मच हैविंग सेड दैट, नाउ वी स्टार्ट विद आवर न्यू वर्जन ऑफ स्पायरोमेट्री. और इसको इसलिए वाइटेलोग्राफी हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक मशीन है इसके लिए, रिमेंबर, let me tell you that we have got 2 types of machines modern. एक को हम वाइटेलोग्राफ कह रहे हैं, और उसकी वजह से हमने इसका नाम वाइटेलोग्राफी, या वो चूंकि जिस कंपनी ने वो बनाया उसने वाइटेलोग्राफ का नाम दिया हुआ है. तो अब लिटरेचर सर्च करेंगे तो वाइटेलोग्राफी की भी आपके पास यही चीजें आएंगी जो मॉडर्न स्पायरोमेट्री में आती हैं. अदरवाइज दे आर मॉडर्न स्पायरोमीटर्स. रिमेंबर, अगर आपसे कोई कहे कि स्पायरोमीटर में ओल्ड वर्जन या वाइटेलोग्राफ में क्या फर्क है, तो वाइटेलोग्राफ इज नथिंग बट इट इज ए मॉडर्न अपडेटेड और बड़ा आजकल जो इन है वो एक मॉडर्न स्पायरोमीटर है. सो वी विल बी डिस्कसिंग, आप चाहे उसको वाइटेलोग्राफी कहें या स्पायरोमेट्री कहें, तो चीज एक ही है. लेकिन चूंकि हम आपको 2 एक्सपेरिमेंट इसमें कराते हैं, स्पायरोमेट्री को हमने ओल्ड के साथ लिंक किया हुआ है, तो इसलिए उसके लिए हम स्पायरोमेट्री वर्ड यूज करते हैं.
اور یہ جو ورژن ہے اگر یہ ٹیسٹ آپ کریں گے یا اس سے آپ ایگزام میں اپیئر ہوں گے اور آپ کا OSPI میں کوئی اسٹیشن ہوگا تو ہم اس کو وائٹلوگرافی کے ہیڈنگ میں کنسیڈر کریں گے. سو لیٹس ڈسکس کہ اس میں ہم کیا what are we going to discuss and how are we going to discuss this topic. پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمپل بتاؤں گا کہ what is spirometry, اس کا پرپز کیا ہے, اور پھر what are indications in which setting, یہ کہاں ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, یعنی اس کے لیے کیا انڈیکیشنز ہیں. پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس 2 types of machines ہیں. ایک ہمارے پاس وائٹلوگراف الفا 3 ہے, وہ آپ دیکھیں گے فگر میں پک کروں گا اور اگر ہو سکا کیمرے کے سامنے لا سکیں تو آپ کو اس کی ویژول بھی دکھاؤں گا. اور دوسرا ہمارے پاس ہے اسپائرو لیب, وہ ذرا زیادہ ماڈرن ورژن ابھی لیٹسٹ آیا ہوا ہے, ہمارے پاس 2 وہ ہیں. سو ہمارے پاس 2 types of مشین ہے. تو آج کا جو ہمارا وہ ہے قسم سے پریکٹیکل ہے, وہ ایک تو یہ کہ بیسائڈز کے اس کو ہم ٹیسٹ کیسے کریں گے, وہ آخر میں آپ کو 2 سلائیڈ میں پروجیکٹ کر دوں گا اینڈ پہ, اور وہ بڑا سمپل پروسیجر ہے کہ آپ اس کو کریں گے کیسے, اس میں کوئی لمبی وہ نہیں ہے. لیکن وہ پروسیجر کرنے سے پہلے یو مسٹ نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا مشین, اس کے پارٹس, اس کے ایکسیسریز, کیونکہ اسی سے آپ کا وائوا ہوتا ہے. اگر آپ کا اس میں کوئی اسٹیشن ہوگا وائٹلوگرافی کا یا ماڈرن اسپائرومیٹری کا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے مشین کو پروجیکٹ کیا ہو اور اس کے ABCDE 5 پارٹس لیبل وہ ایرو کے ساتھ نشان لگائیں کہ ان کے نام لکھیں. تو دیٹس از امپورٹنٹ کہ آپ کو مشین کے پارٹس آنے چاہیے. آپ اگر وہاں پہ آپ کے کسی اسٹیشن پہ انٹریکٹیو اسٹیشن پہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو آن کیسے کرتے ہیں, اس کو اس کی سیٹنگز کیسے کرنی ہوتی ہے. 5 منٹ میں آپ سے جتنا اس پہ وائوا ہو سکتا ہے. سو زیادہ ڈیٹیل ہماری آج کے پریکٹیکل کی, ریممبر پروسیجر اینڈ پہ 2 سلائیڈز, ریممبر پروسیجر اینڈ پہ ہمارے پاس 2 سلائیڈز, اور وہ آپ کو اتنا ڈیٹا دے دیں گے کہ وہ ڈیٹا پھر ہم تھرسڈے کو جو ہماری دوسری کلاس ہے اس کا پارٹ 2 ہے انٹرپریٹیشن, اس پہ ہم زیادہ زور دیں گے. وہاں پہ ہم زیادہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ویلیوز ہیں, ان کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور آپ ریٹن ویلیوز کو گراف کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے. اور اگر آپ کے سامنے ہم گراف سامنے رکھیں تو آپ اس میں سے وہی ویلیوز کیسے کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. وہ زیادہ ڈیٹیل میں ایک لیکچر ہوگا جو کہ انٹرپریٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. پروسیجر میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جسٹ ان دا اینڈ 2 سلائیڈز, اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پروسیجر کیا ہے. زیادہ فوکس میرا آج کے ٹاپک کا ہے, دیٹ از اباؤٹ دا مشینز, اس کے پارٹس, اس میں آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے. اور جسٹ لائک جیسے آپ سیل فون میں چیزیں ڈالتے ہیں, کسی کا فون بک میں انٹری کرتے ہیں, اس کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں, میموری کیسے آپ اس میں سے نکال کے اس میں چیزیں دیکھتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ایک کمپیوٹرائزڈ قسم کی چیز ہے اور بڑا سمپل ہے. آپ کو خود وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو ہم وی ول بی ڈسکسنگ مینلی دا مشینز, اس کے پارٹس, اس کے ایکسیسریز. دین وی ول کمپیئر بوتھ دا مشینز. جو ہمارے پاس وائٹلوگراف الفا 3 ہے, اس کو کافی سال ہو گئے ہیں. اب اس سے ماڈرن ایک چیز ہمارے پاس اسپائرو لیب آ گئی, دونوں کو کمپیئر کریں گے کہ دونوں آپریٹ کیسے کرتے ہیں. اور اینڈ پہ اسٹیپ وائز پروسیجر آئی اگین ریپیٹ 2 or 3 slides and that will end up the whole process. What is spirometry? اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ spirometry is the method of assessing lung function by measuring the volume air that the patient is able to expel from the lungs after a maximal inspiration. یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. ریممبر یہ ایک پورا آپ کا جو آپ کا پروسیجر ہے اس کا ایک سمرائزڈ وہ ہے, سمری ہے اس کی. یعنی آپ اس پہ غور کریں کہ مین فوکس کس پہ ہے کہ the patient is able to expel, کتنا volume of air وہ expel کرتا ہے, but when, کب کرتا ہے, from the lungs after a maximal inspiration. اس میں maximal inspiration ضروری ہے. پہلے وہ ڈیپ انسپریشن کرے گا, اس کے بعد وہ فورسفلی اس کو آؤٹ کرے گا, پرولونگ کر کے نکالے گا. 2 پروسیجر, 2 مینیورز آپ کرتے ہیں اور یو گیٹ اے لاٹ آف ڈیٹا فرام دیٹ. اور آپ کو مشین اتنا ڈیٹا دے دیتا ہے کہ آپ اس میں سے کافی ساری چیزیں اس میں سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے اور یہ اسپائرومیٹری کی ڈیفینیشن بھی ہے. It is a very reliable method of differentiating between obstructive airways or disorders and restrictive diseases. Remember, جب ہم ایک کلاس میری اور آپ کے ساتھ ہے بعد میں at the end of the week ہے شاید اگلے ہفتے یا اس ہفتے, I don't remember, اس میں ہم pathophysiology of respiratory diseases, asthma, bronchitis,
एम्फाइजीमा, 3-4 डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे. सो उसमें एक बड़ा जब हम डिजीज डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 2 बड़े ग्रुप्स होते हैं डिजीजेस के कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर है या ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है. इन दोनों में हमने फर्क करना होता है और ये फर्क आपको स्पायरोमीटर पे जब आप टेस्ट करते हैं तो बड़ा क्लियर आपके पास आ जाता है कि जो आपका पेशेंट है जिसके साथ आप जिसका आप ये टेस्ट कर रहे हैं वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है. ये जो लीजन है उसका या ये जो डिजीज है पैथोलॉजी है ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर में आता है या ये रिस्ट्रिक्टिव में आता है. दोनों डिफरेंट हैं और ये हम उसमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लंग डिजीज में डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कौन से होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव कौन से होते हैं. और इसका पर्पस है आल्सो हेल्प्स टू मॉनिटर डिजीज सिवियरिटी. जब आप एक टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा. एक तो ये बेसिक पर्पस क्या है कि हम फर्क करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है या ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है. दूसरा ये कि डिजीज सिवियरिटी कितनी है. जाहिर है हम उस पर कुछ परसेंटेजेस निकलती हैं और हमेशा हम जो टेस्ट करेंगे उसको नॉर्मल के साथ कंपेयर करेंगे. नॉर्मल को हम 100 लेंगे और उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फलां वैल्यू नॉर्मल की 80% है, 90% है, ओवर एंड अबव उसके 100% से भी ज्यादा है या बहुत कम है. तो ये हमें हेल्प करता है कि डिजीज सिवियरिटी कितनी है जिसको हम जो वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमें क्या बता रहा है. अच्छा, उसके बाद प्रोवाइड सेवरल इंपॉर्टेंट मेजर्स इंक्लूडिंग व्हाट. ये 2-3 मेजर्स हमारे पास आ जाते हैं कि हम क्या देखना चाह रहे हैं. एक है हमारे पास फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और दूसरा हमारे पास है FEV1 by FVC का रेशो. रिमेंबर ये जो एब्रिविएशंस हैं और ये मशीन में भी यूज हुई हैं, जगह जगह स्क्रीन पे भी आएंगी. इसके साथ आपको अपने आप को यूज टू करना है. व्हेनेवर वी से FVC इट मींस फोर्स्ड वाइटल, VC मींस वाइटल कैपेसिटी. जब आप उसके साथ F लगाएंगे तो उसको कहेंगे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. अच्छा, दूसरा है FEV1. FEV1 मींस फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड या फर्स्ट सेकंड में जितना वॉल्यूम एक्सपायर होता है उसको हम FEV1 कहते हैं. तो जब FEV1 को ऊपर लेकेंगे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से उस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक रेशो भी दे सकते हैं. ये 3 वैल्यूज तो बड़ी सिंपल हमारे पास आएंगी, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी पॉइंट्स आपको उसमें से मिल जाते हैं डेटा में और वो हम 1 by 1 नेक्स्ट वीक उसका प्रिंट निकाल के एक एक वैल्यू को डिस्कस करेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको डेफिनेशन आ गई, आपको ये पता चल गया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉइंट्स हमें पता चलते हैं और ये 3 वैल्यूज हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता चले. व्हाट इज अ स्पायरोमीटर? जाहिर है स्पायरोमीटर हमने डिफाइन कर दी, तो जो चीज हमें स्पायरोमेट्री लंग फंक्शंस करके देगी उस मशीन को हम कहेंगे कि वो ऑपरेटर्स को हम स्पायरोमीटर कहेंगे. फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स. अगर ऐसी कोई मशीन है जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसको वो मेजर करता है, सो दैट मशीन इज कॉल्ड स्पायरोमीटर एंड द प्रोसेस और द प्रोसीजर इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री. और जो हमारे पास डेटा आता है, यस क्या क्वेश्चन? सर आप लास्ट स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन था वो प्लीज रिपीट कर दें, बीच में से वॉइस क्लियर नहीं थी. लेट्स गो बैक. नजर आ रहा है? यस सर. कौन सा पार्ट? सर ये सेवरल इंपॉर्टेंट मेजर्स. हाँ, सेवरल. इसमें जो काफी सारे ये 3 तो हमने हाईलाइट की कि ये 3 मेन चीजें हैं. जब आप उसको डीप जरा ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वी हैव गॉट अ हेल ऑफ इतनी वैल्यूज हैं कि उसको एक एक को डिस्कस करना बातों का बड़ा मसला हो जाता है. लेकिन उसमें जैसे देखें यहाँ पे हमने कहा FVC, वो जब आपके पास प्रिंट आउट आएगा उस पर एक जगह लिखा होगा कि FVC यानी उसकी क्या वैल्यू है. फिर आपके पास नीचे लिखा होगा FEV1. इस स्लाइड का मकसद ये कि एक तो ये कि आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है जो इसके एब्रिविएशंस हैं ये आपको आने चाहिए. हर जगह हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे FVC. कई जगहों पे मेरे मुंह से निकल आएगा VC. सो VC का मतलब ये वाइस चांसलर नहीं है या कोई और नहीं है. इसका मतलब भी ये है कि VC का मतलब है वाइटल कैपेसिटी. F लगा देंगे तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. इसी तरह FEV1 का मतलब है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड. ठीक है. सो ये तो 2-3 वैल्यूज मैंने सामने लिखी है, लेकिन हम जब आप प्रिंट आउट आएगा आप देखेंगे कि इससे कई ज्यादा वैल्यूज हैं. उसमें हमारे पास है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कितना है, फिर एक वैल्यू है FEF25, FEF50, FEF75
फिर एक वैल्यू है FAF25 टू 7 जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, वो जब हम प्रिंट निकालेंगे उस मशीन से और वो प्रिंट जब आप सामने मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि इतनी सारी उसमें और वैल्यूज हैं और उसका फिर हम बड़ा सिंपल है कि वो जब उसका प्रिंट निकलेगा उसको मैं जब प्रोजेक्ट करूंगा उसकी मैं स्लाइड बनाऊंगा तो एक एक वैल्यूज की आपको मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा और वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लाइक अगर हम वहां पे लिखा होगा FVC, वी शुड नो कि FVC का क्या मतलब है। अगर हम कहेंगे व्हाट इज FEV1 तो FEV1 डजंट मीन कि आप मुझे एब्रिविएशंस बता दें कि जी FEV1 स्टैंड्स फॉर फोर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, वो तो एब्रिविएशंस है। आपने उसको डिफाइन करने के फोर्स एक्सपीरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड को डिफाइन कैसे करेंगे। सो वो डेफिनेशन यही है कि the volume of air that is expelled from the lungs with forcefully in the first second, जो टोटल वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं उसका फर्स्ट सेकंड में कितना पोर्शन निकल रहा है उसको MFEV1 कहते हैं। सो एक एक वैल्यू की आपको डेफिनेशन मैं फिर लिखवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये 3 वैल्यूज तो कुछ भी नहीं है, उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेजर्स हमारे पास ये होते हैं। मेनली पल्मोनोलॉजिस्ट इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करता है कि इस बंदे की फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी है, इसका FEV1 कितना है और FEV1 के बाद FEV1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का रेशो कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रेशो है ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में फर्क बताता है और यही मेरा मकसद है कि जब आप ये टेस्ट सीख लें तो आपको ये आना चाहिए कि आप रिस्ट्रिक्टिव डिजीज को ऑब्स्ट्रक्टिव से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। Shall we go forward? Thank you, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि स्पायरोमीटर वो मशीन या ऑपरेटर्स है जिससे हम करेंगे। अच्छा, ये ओल्ड वर्जन्स आप कुछ देख लें, ये कुछ नेट्स में फिगर्स हैं। हमारा जो आपको लास्ट वीक बताया गया होगा वो उसका थोड़ा बहुत इसके साथ मिलता है अगर आप और से देखें इसको। उसमें कार्बोरेटेड ट्यूब्स थी दो, उसमें एक रिवॉल्विंग ड्रम था, काइमोग्राफ था जो उसको रोटेट करता था, उसमें मेन टैंक था जिसमें हम पानी डालते हैं और उसमें ऊपर एक फ्लोटिंग वो है चैम्बर एक होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लोट होता है जिसपे जो ऊपर नीचे जब आप उसमें ब्रीथ इन एंड आउट, एक क्लोज सिस्टम होता है। और उसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आप जब नो स्लिप लगा के ब्रीथ इन एंड आउट करते हैं तो आपकी जो एयर है वो एक क्लोज सिस्टम में जाती है, वो वहां से उस ट्रांसपेरेंट फ्लोट को डिस्प्लेस करती है और कितना वो डिस्प्लेस करती है इन लीटर्स वो आपके पास एक पेन रिकॉर्डर होता है जो कि मूविंग रिवॉल्विंग ड्रम पे पेपर पे उसको रिकॉर्ड करता है और उस पेपर जो स्क्वायर्स होते हैं वो 250 ml के बराबर होता है वर्टिकली, यानी 250 ml 2 स्क्वायर्स की हाइट का अगर कोई वेव होगा तो वो आपको 500 ml की वैल्यू देगा। जितना ज्यादा उसमें स्क्वायर्स होंगे आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, लोवेस्ट ट्रफ से लेके जो क्रेस्ट है उसके दरम्यान कितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करके 250 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये जो मैन्यूवर हुआ है चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग हुई थी या उसमें फोर्सफुल एक्सपायर किया था या डीप इंस्पिरेशन की थी, ये इसकी जितनी हाइट या जितनी डेप्थ है इससे हम वैल्यू निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर सिस्टम में गया था। ये एक ओल्ड वर्जन है और ये उसी से अगर आप अपना वो देखते हैं जिसने भी आपको कराया लास्ट वीक, आई डोंट नो डॉक्टर मरियम ने कराया होगा या तुबा ने, आई डोंट नो, उन्होंने जो आपके सामने मशीन या पार्ट्स बताएंगे वो इससे रिलेटेड हैं। इसके बाद वो बड़ा ओल्ड वर्जन है, हमारे पास है, आप आके देख सकते हैं किसी भी वक्त। इससे जरा बेहतर वर्जन ये एक आया और ये भी अवेलेबल है काफी सारी जगहों पे, हमने काफी कोशिश की हमें नहीं मिला, लेकिन एक उसका जरा मॉडर्न उससे जरा बेहतर वर्जन वो जो हमारा वाला था वो काफी क्लमसी है, ये जरा उससे कॉम्पैक्ट है। और ये अगर गाइटन की फिगर पे आप देखते हैं तो ये इन्वर्टेड ड्रम किस्म का ये भी अवेलेबल है बाज जगहों पे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन आप देखें तो गाइटन ने ये फिगर दी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड ड्रम है वाटर में चैम्बर में क्लोज सिस्टम है और जब माउथ पीस के थ्रू आप एयर इंट्रोड्यूस करते हैं यानी ब्रीदिंग करते हैं तो वो एयर जो है तो वो जब अंदर जाती है तो वो उसको ड्रम को डिस्प्लेस करती है और कितना वो डिस्प्लेस करती है वो डिस्प्लेसमेंट आपको एक पेन रिकॉर्डर रिवॉल्विंग ड्रम पे बता देता है। सो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। जस्ट फॉर योर नॉलेज थोड़ा मैंने इसको, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं था आज का कि मैं चीजें भी बताऊं, लेकिन आपका बताने के लिए कि अब आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें और इन ओल्ड वर्जन में कितना देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस और मॉडर्न जो आए हुए हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग स्पायरोमेट्री। नंबर 1, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लंग डिसफंक्शन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि
the lungs are functioning normally. जैसे आप liver function test करते हैं, जब आप clinical side पे जाएंगे टेस्ट होगा LFTs. LFTs का मतलब है liver function test. उसमें आप कुछ एंजाइम्स मालूम करते हैं और अगर वो नॉर्मल होते हैं तो आप कहते हैं यार इसका लिवर ठीक काम कर रहा है. ठीक है, क्या होता है उसमें ALT एक टेस्ट होता है, सीरम बिलिरुबिन आप देखते हैं, एंजाइम SGOT एक वो है एंजाइम है, और उसमें आप प्लाज्मा प्रोटीन्स देखते हैं, आप एल्बुमिन और ये चीज़ें देखते हैं, ग्लोबुलिन, कि उनकी रेशो क्या है. अगर ये चीज़ें ठीक है तो बाय एंड लार्ज आपका लिवर, इसका मतलब कि वो, क्योंकि लिवर में थोड़ा सा मसला होगा तो आपके ये एंजाइम्स एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे. सिमिलरली अगर आपको कोई कहता है कि किडनी रीनल फंक्शन टेस्ट करें, तो रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए यूरिया और क्रिएटिनिन देखते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. अगर वो नॉर्मल हैं तो उसका मतलब किडनी सही काम कर रहा है. अगर वो एबनॉर्मल है और आपका यूरिया भी बढ़ा हुआ है और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है जो कि टॉक्सिक मटेरियल है जिसको किडनी ने बाहर निकालना है, तो इसका मतलब है कि रीनल फंक्शंस आर डिस्टर्ब और आपकी किडनी में कोई मसला है. द सेम इज हियर. जब आप वाइटेलोग्राफी या स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी लंग डिसफंक्शन और वेदर इट इज एब्सेंट. लंग नॉर्मल है या वो डिजीज्ड है, वो आपको बता देगा. दूसरा ये क्वांटिफाइंग द सिवियरिटी ऑफ नॉन लंग डिजीज. एक बंदे का आप करते हैं, दूसरे का करते हैं, तीसरे का करते हैं और आप क्वांटिफाई करके बताते हैं कि इसकी कितनी सिवियरिटी है, ए की कितनी सिवियरिटी है, पेशेंट बी है उसकी कितनी सिवियरिटी है, वो ज्यादा डिजीज है, ये आपको सिवियरिटी बताता है. अच्छा, दूसरा ये कि assessing the change in lung function over time और assessing the effect of therapy. This is very important. जब आप मालूम कर लेते हैं कि इस बंदे को एक खास डिजीज है. Let me give you an example. एस्थमा का नाम आपने सुना होगा, उर्दू में हम उसको दमे का मर्ज कहते हैं, जो बंदे को बड़ा तकलीफ होती है. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है जिसमें सांस निकालने में बड़ा मसला होता है. तो एस्थमेटिक लोगों को आपने देखा होगा, उनको बड़ा मसला होता है. So what you do is कि एक आपके पास एस्थमेटिक पेशेंट आ गया, उसका आपने स्पायरोमेट्री टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि इसकी कितनी सिवियरिटी है. फिर आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, इनहेलर्स भी मिलते हैं उसको, ऑरली टैबलेट्स भी मिलती हैं, सिरप्स भी मिलती हैं बच्चों में. जब आप वो उसको देते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स दे देते हैं ताकि उसकी जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम हो जाए. जब आप उनको थेरेपी देंगे और थेरेपी को एसेस करने के लिए कि कितना उसको फर्क पड़ रहा है, जब आप दोबारा करेंगे तो आप पहला जो टेस्ट होगा वो एक बेसलाइन होगा और विद थेरेपी आप दोबारा जब करके देखेंगे तो दोनों को कंपेयर करके आपको एसेस हो जाता है कि इफेक्ट ऑफ थेरेपी कितना है. यानी एक बंदा है जिसका FEV1 50 आ रहा है, FEV1 50 इज क्वाइट सीवियर कंडीशन, उसको बड़ा FEV1 का जो रेशियो है FEV1 बाय FVC अगर उसका 50% आ रहा है तो ये काफी सीवियरिटी होती है 40. जब आप उसको थेरेपी देंगे और वो 70 पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है ये बेहतर अब फील कर रहा है. सो दिस इज हाउ यू चेंज इन द लंग फंक्शन ओवर टाइम टू असेस द थेरेपी. असेसिंग पोटेंशियल रिस्पांस टू एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. ये आपने देखना होता है, बाज़ वक़्त ये आपके उस काम में आती है कि एक बंदा है या एक खास सेट ऑफ पॉपुलेशन है जो एक खास एनवायरनमेंट में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो कि बार बार एक्सपोज हो रहे हैं पोल्यूशन से, वहाँ पे कोई गैसेज हैं, वहाँ पे कोई डस्ट है, या आपके कुछ जिसको हम कहते हैं ना ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होती हैं लोगों की. इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अपनी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, एक फार्मर की अपनी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होती है. एक फार्मर है जो डस्ट में काम कर रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है बार बार, तो उसमें उसकी लंग्स कंडीशंस ओवर द टाइम उसमें फर्क आ जाता है. आपने एसेस करना होता है कि ये इसको जो एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो रहा है इससे इसको कितना फर्क पड़ा है. नॉर्मल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको इस काम के दौरान क्योंकि ये एक्सपोज हो रहा है. और वेल नोन एग्जांपल एक और मैं आपको दूंगी कि अगर आपके जो ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि बिजी इंटरसेक्शंस पे सारा दिन ड्यूटी करते हैं और वहाँ पे बड़ा डस्टी एटमॉस्फेयर होता है और वहाँ पे जो ट्रैफिक की पोल्यूशन भी है एंड वो जो हमारे जो स्मोक है ट्रैफिक का उसको बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, तो अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, मास्क यूज नहीं कर रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली उनकी जो लंग्स हैं उनमें फर्क आएगा और उसको आप असेस करने के लिए स्पायरोमेट्री कर सकते हैं कि इसका कितना डिफरेंस आया है. और दूसरा ये कि अगर एक पेशेंट है जिसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है तो उससे पहले बाज़ वक़्त किया जाता है, अगर ज़रा शक हो कि इसकी लंग्स सही काम नहीं कर रही तो हम उसको असेस करने के लिए सिवियरिटी को कि ये फिट है सर्जरी के लिए कि नहीं है, तो लंग फंक्शंस को हम असेस करने के लिए स्पायरोमेट्री, ये चंद इंडिकेशन है आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी से आप सीख लें तो क्लिनिकल साइड पे आपको कोई मसला नहीं होगा और ये बातें आपके पास वो रिपीट भी करेंगे तो आपको पहले से पता होंगे.
अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ टू मशीन, जो हमारे पास हैं उसको, ओल्ड वर्जन तो आपने देखा हुआ है, उसको अब भूल गया। ये हमारे पास है वाइटलोग्राफ अल्फा 3, ये भी पड़ा हुआ है हमारे पास। नया जो हमारे पास आया हुआ है वो है स्पायरोलैब 3। ये दोनों को देख लें आप, ये इसी तरह है बिल्कुल। जब आप लैब में देखेंगे, मैंने उसको, उसकी जो अपनी पिक्स हैं वो डाउनलोड की हुई हैं, बिल्कुल जब आप देखेंगे तो फौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है वो कौन सा है। और से देख लें, वाइटलोग्राफ अल्फा 3 जो कि जरा पुराना है हमारे पास, उसी पे ज्यादा हमारे टीचर्स एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। और दूसरा जो हमारा मॉडर्न है स्पायरोलैब 3, जिसको अभी हमने रूटीन में यूज नहीं किया, रिमेंबर, या हमारे बाकी टीचर्स ने उसको अभी टच भी नहीं किया, लेकिन मैं इसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन अपने फैकल्टी को भी दे चुका हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है। और हो सकता है कि जब आप कभी आ जाएं और प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ तो हम इसी पे भी आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता वाइवे में हम दोनों से वाइवा ले सकते हैं और दोनों को सामने रख सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह पहचान लें। वाइटलोग्राफ अल्फा 3, स्पायरोलैब 3, और दोनों को मैं जरा डिटेल में अब जाऊंगा इसकी। दिस इज वाइटलोग्राफ अल्फा 3, और इसके पार्ट्स आप देखें, ये जरूरी है। ये इसका स्क्रीन है जिसको डिस्प्ले कहते हैं, ये इसका कीपैड है। दिस इज सॉफ्टवेयर कार्ट्रिज, रिमेंबर, ये जो सॉफ्टवेयर कार्ट्रिज है ये इसका ब्रेन है। आप कहें कि ये इसका सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये कंप्यूटराइज चीज है, तो इसमें सारा डाटा इसमें होता है। ये जब आप निकालेंगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ से जहाँ पे ये एरो इंडिकेटेड है वहां से आप इसको पुल कर सकते हैं बाहर। जब बाहर निकलेगा तो ये दूसरी साइड पे जो पड़ा हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये इसका इस तरीके की इसका वो होता है, शेप है। ये सॉफ्टवेयर कार्ट्रिज है इसका। ये इसमें इनबिल्ट एक प्रिंटर है, जब आप टेस्ट कर लेंगे तो इस पे फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसमें से। इसमें पेपर लगता है, जैसे ईसीजी मशीन का पेपर होता है, उसमें रख के, और वो जब आप प्रिंट प्रेस करेंगे तो इसमें से निकल आएगा और उस पर डाटा प्रिंटेड होगा। इसको हम कहते हैं फ्लो हेड, इसी में आपने फूंक मारना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो व्हाइट ट्यूब है इसको कहते हैं फ्लो हेड ट्यूबिंग, फ्लो हेड ट्यूबिंग। सो ये मेन पार्ट्स हैं। अगेन आई रिपीट, डिस्प्ले, कीपैड, सॉफ्टवेयर कार्ट्रिज, प्रिंटर, फ्लो हेड ट्यूबिंग मेन। और जो ब्लैक सा वायर नजर आ रहा है वो इसका अडॉप्टर है जो इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी पे भी काम करता है और ये डायरेक्ट आप उसको इलेक्ट्रिक उसके साथ सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और डिस्प्ले जो स्क्रीन है इस पे आप देख सकते हैं इसी तरह की लिखी हुई आपको चीजें नजर आएंगी। और ये मेन्यू इसका होता है, वो दोबारा मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये पार्ट्स आपको आने चाहिए। और दूसरा ये कि अगर अभी हम जल्दी में जरा इसको ये चीजें डिस्कस करते हैं, जो मेरा इंटरप्रिटेशन की क्लास होगी उसमें मैं ये चीजें आपको मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलता हूँ कसो प्रिंटर की। सर ये कीपैड किस लिए? कीपैड तो सारा काम करो। कीपैड क्या होता है, आपके मोबाइल में कीपैड होता है सारा। अगर आपने किसी का नाम एंटर करना है, अगर आपने किसी का नंबर डायल करना है तो कीपैड ही काम आएगा ना। तो ये तो कंप्यूटर की तरह काम करता है, जैसे कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का कीपैड होता है। तो ये तो कंप्यूटराइज चीज है, इसमें जब आप जो चीजें लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। अभी देखते हैं उसको करीब से भी देख लेंगे। इसमें एक्सेसरीज के तौर पे नोज क्लिप यूज होता है, जो आप जब आप वो करेंगे मैनुअल, तो चाहिए कि आपकी नोस्ट्रल्स क्लोज हों, तो इसके साथ एक नोज क्लिप आता है जो आप लगाते हैं। और जब आप ब्रीद इन एंड आउट करेंगे, यू वांट टू मेक श्योर कि जितनी एयर आपने इनहेल की है वो आपके माउथ से जो है तो सिस्टम में जाए और साइड ऑफ द लिप से ना जाए और नोज के थ्रू से एयर एस्केप ना हो। तो उसके लिए नोज क्लिप, अगर नोज क्लिप अवेलेबल नहीं होगा तो वी आस्क द स्टूडेंट कि अपना थंब और जो आपका इंडेक्स फिंगर है उससे आप अपनी नोज को पिंच करें, बंद करें, उसको नाक को ऐसे बिल्कुल बंद कर दें कि उसमें से एयर एस्केप ना हो। और ये माउथ पीसेज हैं डिस्पोजेबल, ये उस पर फ्लो हेड पे लगती हैं ताकि नए केस के वो कंटेमिनेशन ना हो, क्योंकि हर पेशेंट के लिए अलग से माउथ पीस डिस्पोजेबल यूज होता है। अब 12 कीज हैं कीपैड जो आपने क्वेश्चन किया है, इसको गौर से देख लें। ये देखें 1 2 3 4 अप टू 9 और फिर 0, ये 10, और एक डिलीट का बटन है और एक एंटर का बटन है। और ये जो है हमारे पास 9 और 0, इसको गौर से देखिए, इसको कहते हैं डुअल फंक्शन कीज। इसके लिए ये कि ये 9 और 0 के तौर पे भी काम करती हैं, और Y और N जो है ये यस और नो की, क्योंकि बाद में जब आप डेटा एंटर करेंगे तो अगर आपने कोई नंबर वो करना है तो ये तो 9 के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डेट डालनी है उसमें और आप लिखना चाह रहे हैं कि 9th, तो 09 लिखेंगे,
या 1999 लिखना आपने, या आपने उसमें किसी की हाइट लिखनी है 69, 59 या 60, तो वहाँ पे 0 और 9 के तौर पे काम करेगा। लेकिन बाद में जब आप डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो ये मशीन आपसे बाद में क्वेश्चन करता है, इज दिस डेटा करेक्ट? तो वहां जब आपने आंसर करना होता है कि यस, तो आपने फिर 9 को जब प्रेस करेंगे तो वो 9 नहीं डायल करेगा, वो 9 नहीं पंच करेगा, वो यस के तौर पे लेगा। जिसलिए अगर आपने डेटा एंटर किया, वो वहां पे आपसे गलती हो गई है और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इज दिस डेटा करेक्ट, और आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूँ, तो आप 0 को प्रेस करेंगे तो वो नो के तौर पे लेगा। सो इसको डुअल फंक्शन की, ये 2 कीज इसमें डुअल फंक्शन है। बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिलीट का मतलब डिलीट है, आपने डेटा एंटर करना है, हर चीज एंटर करने के बाद आप एंटर का प्रेस करते हैं ताकि वो इसमें स्टोर हो जाए। तो दिस इज अबाउट द कीपैड। ये देखिए करीब से, और जब आपके पास ये चीजें एंटर होने के बाद जब आपका टेस्ट के लिए तैयार होता है तो आप देखिए इसको गौर से, ये इसका मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू जब आपके पास आएगा, 1 के आगे लिखा हुआ है वीसी टेस्ट और दूसरे 2 के आगे लिखा हुआ है एफवीसी टेस्ट, यानी इस पे आप 2 टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा वाइटलोग्राफ अल्फा 3 है। वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी टेस्ट, जिसको स्लो वाइटल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, और दूसरा है एफवीसी फास्ट वाइटल। सो आप पहले 1 प्रेस करेंगे, यानी ये रेडी जब होगा तो ये चीज सामने आ जाएगी और ये रेडी होता है आपके टेस्ट के लिए। आप 1 प्रेस करेंगे तो ये वाइटल कैपेसिटी टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा, उसकी स्क्रीन पे एक खास ग्राफ के तौर के लिए रेडी हो जाएगा। फिर जब आप इसमें ब्लो आउट करेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। काफी दफा आप इसमें कर सकते हैं। जब आप वापस मेन्यू में आएंगे तो फिर ये इसने टेस्ट कर लिया होगा। फिर आप FVC2 प्रेस करेंगे, यानी ये आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि वन प्रेस करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी टेस्ट करेगा, और अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी टेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये 2 ही टेस्ट आप इस पे करते हैं, और वो जो नया आया हुआ है उसमें भी यही 2 टेस्ट आप करते हैं। थोड़ा उसमें मेन्यूज वगैरह में फर्क है, उसके पेयर्स में, बाकी बेसिक प्रिंसिपल वही है। 3 के आगे लिखा हुआ है प्रिंट, यानी जब आपने दोनों टेस्ट कर लिए और वापस मेन्यू में आ गए, अब आप चाह रहे हैं कि आपका टेस्ट प्रिंट आउट निकल आए, तो आप 3 प्रेस करेंगे, यानी कीपैड पे 3 प्रेस करेंगे तो इसमें प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा, पेपर निकल आएगा और आप उसको डिटैच करके उससे रिजल्ट को आप देख सकते हैं। अगर आपने जितना इसमें पहले टेस्ट किए हुए उसका रिजल्ट क्लियर करना है तो आप 4 प्रेस करेंगे, और जब आपने एक पेशेंट पे कर लिया फिर दूसरा पे, यानी ये तो आपको तो हम यहाँ पे टेस्ट के तौर पे या प्रैक्टिकल के तौर पे करा रहे हैं। अगर ये किसी पल्मोनोलॉजी यूनिट या रेस्पिरेटरी डिजीज यूनिट में पढ़ा हो तो वहाँ तो पेशेंट के इस पे टेस्ट हो रहे होते हैं, तो एक पेशेंट का हो गया तो दूसरे के लिए जब रेडी करना होगा तो 5 प्रेस करेंगे तो ये नए टेस्ट नए पेशेंट के लिए तैयार हो जाएगा। ये कैलिब्रेशन चेक और पोस्ट मोड वगैरह को छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है। ये वक्तन फौक्तन इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, वो इसको चेक करता है, अगर इसकी कोई वैल्यूज डिस्टर्ब हो तो वो कैलिब्रेशन चेक करके इसको दोबारा अपडेट कर देता है। ये 6 और 7 को आप छोड़ दें। ये आपका मेन मेन्यू को जरा करीब ला के इसी तरह होगा, ये देखें। अब हम आते हैं स्पाइरो लैब 3, उसके कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे। ये नया है, ये इसमें काम वही करता है बेसिकली, लेकिन ये जरा मॉडर्न, उससे भी मॉडर्न वर्जन है, और इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि वाइटलोग्राफ अल्फा 3 में नहीं है, और इसकी शेप भी डिफरेंट है। हम इसके डिफरेंट पार्ट्स अब देखते हैं, आप देख लें इसको। जैसे मैंने उस पर किया था, इस पर भी आपको डिफरेंट पार्ट्स लेबल नजर आ जाएंगे। ये इसका डिस्प्ले है, देख उसमें भी डिस्प्ले था, इसमें भी डिस्प्ले, लेकिन इसकी जरा बड़ी है और काफी क्लियर है। ये कीबोर्ड है, इसका कीबोर्ड मैं दोबारा डिटेल में भी बताऊंगा, उससे ज्यादा फीचर है इसमें। ये इसका फ्लो सेंसर कंपार्टमेंट है, जैसे वहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर कार्ट्रिज था, वहां पे इसका एक किस्म से ब्रेन था। ये फ्लो सेंसर कंपार्टमेंट सारा कुछ करता है, यानी ये डेटा एनालाइज करता है, जो आप ब्लो आउट करते हैं इसमें सारी एनालिसिस इसमें होती है, ये इसका ब्रेन है। और फिर इसमें एक थर्मल पेपर कंटेनर है और इससे प्रिंट आउट निकलता है। ये इसका मिनी फ्लो मीटर सेंसर है, जो आपका फ्लो हेड था उसमें उसके बदले में यहाँ पे फ्लो मीटर सेंसर है, और आप देख रहे हैं कि एक डिस्पोजेबल माउथ पीसेस के साथ ऊपर अटैच्ड है। सो दिस मच अबाउट दिस, ये इसके मेन पार्ट्स। जब आप कभी आ गए कॉलेज तो इसको लैब में जाएं, अगर वो नहीं मुझसे बात करें मैं उनको कह दूंगा, वो आपको डिस्प्ले कर देंगे, आप उसको फिजिकली देख सकते हैं कि एक चीज़, लेकिन आपके जहन में हो कि थर्मल पेपर कंटेनर कौन सा है, डिस्प्ले कौन सा है, फ्लो सेंसर कंपार्टमेंट जो सारा इसका ब्रेन है वो कहाँ पे है, और ये जो फ्लो मीटर सेंसर है ये इससे डिटैच भी हो सकते हैं। आप नीचे एक वायर देख रहे भी, हम देखेंगे डिटेल में कि ये कनेक्ट कैसे होता है। और ये इसका फ्लो, जो दूसरे में फ्लो हेड था, यहाँ पे हम इसको फ्लो मीटर कहते हैं।
ये इसके रीयूजेबल टर्बाइन है, डिस्पोजेबल टर्बाइन भी मिलते हैं। रीयूज डिस्पोजेबल वो होते हैं जो वन टाइम यूज करेंगे, और रीयूजेबल भी इसके साथ मिलते हैं जो आप दोबारा स्टेरिलाइज करके लगा सकते हैं, और आगे इसके एक डिस्पोजेबल वो लगेगा माउथ पीस। ये इसका अब मेन, जैसे उसका मैंने आपको बताया कि उसमें की पैड था, इसमें इसका की पैड में बड़ी चीजें हैं। इसमें आप देख लें इसको दोबारा, सिलिकॉन रबर की पैड है, इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। नंबर 1 आप देखें 29 इंटरनेशनल अल्फाबेट की। अब 29 तो अल्फाबेट नहीं होते, 26 होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें एक स्पेस का एक बटन है, एक एरो यहाँ बना हुआ है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, आप देखें जी के जेड के से पहले, और दूसरे एंड पे एम के बाद आपको स्पेस नजर आ रहा है। इसी तरह आप एंटर या उसका कोई बटन है। सो ये 29 इंटरनेशनल अल्फाबेट कीज हैं। इसको ये इसका 10 नंबर न्यूमेरिकल कीपैड भी है कि अगर आप नंबर उसमें पंच करने हो। ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, यानी आपने जब डेटा एंट्री करेंगे तो आप नाम भी, अच्छा उसमें नाम एंटर नहीं कर सकते वाइटल ग्राफ अल्फा में, इसमें आप नाम भी एंटर कर सकते हैं अपना। उसमें ये होता है कि जब पेपर प्रिंट आउट निकल आता है तो नाम के लिए एक लाइन ड्रॉ की होती है और आप उस पर पेन से नाम लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर आप दे सकते हैं उसमें कि आइडेंटिफाई हो के एक पेशेंट, फॉर एग्जांपल पेशेंट है काफ़ी सारे, था उसमें बेड नंबर एंटर करें ताकि पता चले। अगर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स पे करेंगे तो स्टूडेंट्स का हम क्लास नंबर उसमें एंटर कर देते हैं, तो वो उस पर निकल आता है कि किस स्टूडेंट का। लेकिन नाम के लिए एक लाइन होती है डॉटेड, और उस पर आप पेन से खुद लिखते हैं। इसमें आप नाम एंटर कर सकते हैं। नाम एंटर करेंगे तो वहाँ पे जेंडर सिलेक्शन भी बटन है कि मेल है कि फीमेल, और उसमें वो आपसे पूछता है कि मेल करेक्ट है कि फीमेल, तो आप उसमें पंच करते हैं यस नो करके। 5 एरो कीज हैं विद सिंबल, एरो अप डाउन जाना है, और आपने लेफ्ट राइट अप डाउन जाना हो, चीज सेलेक्ट करनी हो तो वो है। और जब आप एक चीज सेलेक्ट करें तो दरमियान वाला बटन जब पंच करते हैं तो वो एंटर के तौर पे लेता है। और ये आप देखें 15 सॉफ्टवेयर फंक्शंस ये हैं। एस्केप मेन्यू में जाना है, कैंसिल करना है एक वैल्यू, और कौन सा टेस्ट आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रिंट लेना है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी टेस्ट करनी है, वाइटल कैपेसिटी करनी है। ये एक और टेस्ट भी करते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमम वेंटिलेशन, वो बाद में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब। और ये 7 हार्डवेयर फंक्शन कीज है। 7 हार्डवेयर ये कि ये ऑन है कि ऑफ है, बैटरी इसकी लो है, चार्जिंग पे है कि चार्जिंग पे नहीं है। सो ये चीज इसको हार्डवेयर फंक्शन कीज कहते हैं। अच्छा, इसमें ये चीजें आपको कि FVC इसकी वैल्यू ये कैसे निकालेगा, उसका यूनिट क्या होगा। FEV1 लीटर में आता है, पीक एक्सपीरेटरी फ्लो लीटर पर सेकंड में आता है। ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी लीटर में करेगा, FEV1 बाय FVC को रेशो में करेगा परसेंटेज में, तो ये इसके साथ यूनिट्स हैं डिफरेंट। तो ये काफी डिटेल में है। ऑन ऑफ का बटन आपको सिंबल बता रहा है। कंट्रास्ट आप कौन से बटन से करेंगे वो आपको बता रहे हैं कि कंट्रास्ट एडजस्ट करें, जरा ज्यादा शार्पन करना है, लिखा है सही नहीं आ रहा है। जैसे आपका अपना सेल फोन में आप उसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, लाइट तेज और कम डिम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और प्रिंटर पेपर को एडवांस करना है तो उसके लिए एक बटन है। अगर करंट ऑपरेशन को वो करना है, कैंसिल करना है, तो एस्केप का बटन दबाना है। सो ये इसके मेन्यूज मुख्तलिफ। तो ये काफी डिटेल में। अब आप देखिए इसमें कि इन बटन का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रीन LED पावर ऑन है, जब ये ऑन होगा इसका मतलब है कि पावर ऑन है, ठीक है। ऑरेंज LED अगर ऑन होगा तो इसका मतलब ये चार्जिंग कर रहा है, यानी फुल चार्ज नहीं है, ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। ग्रीन LED जब चार्जिंग कंप्लीट होगी तो ये बिल्कुल चार्ज होगा। रिमेंबर ये हमेशा बैटरी पे ही काम कर रहा होता है। जब आप इसके पावर आउट उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो अगर ये फुल होगा तो ये बैटरी यूज करेगा, लेकिन इस दौरान में अगर इसकी पावर बैटरी फुल नहीं होगी तो ये चार्जिंग तो कर रहा होगा लेकिन यूज ये बैटरी वाली सोर्स करेगा। सिर्फ आपको ये बताना होता है इन बटन से कि ये फुल चार्ज है कि ये इस वक्त चार्जिंग पे लगा हुआ है, और या ये ऑन है कि नहीं। ये 3 बटन आपको ये बताते हैं। अगर आपका जो ऑन वाला बटन है लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के, ग्रीन LED पावर ऑन, अगर ये ऑन ही नहीं है तो उसका मतलब है आपका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। इसको ऑन होना चाहिए जब आप इसको फंक्शन करेंगे। फिर आपने ये देखते ये ऑन तो है, बैटरी इसकी फुल है कि ये चार्जिंग कर रहा है, तो वो आपको ऑरेंज लाइट और ग्रीन LED लाइट बताएगा। वेरी सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, कोई इसमें इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप लिफ्ट डिस्प्ले रिलीज द कैच, आप उसका बटन दबाते हैं, ये इसका जो लिड है वो उठ जाता है, और फिर आप रेड ऑन ऑफ की बटन को दबाएंगे
تو آپ کا یہ آن ہو جائے گا. یعنی آپ پہلے لڈ یہ بند ہوتا ہے بالکل, جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ لڈ اس کا لفٹ ہو جائے گا, اور جب یہ چیز سامنے ہوگی تو آپ نے ریڈ بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ آن ہو جائے. When the device is on, the green LED on the right hand side of the on off will light up. آپ مجھے 5 منٹ. اچھا, بیک لائٹ سیٹنگز ہیں, کنٹراسٹ سیٹنگز ہیں اس میں, اور کنٹراسٹ سیٹنگ کو آپ نے یہ بٹن سے انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. جب آپ کا یہ کنٹراسٹ سیٹ ہو جائے پھر آپ نے کچھ دیر کے لیے اس کو آہستہ سے پریس رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور 5 منٹس تک آپ نے ویٹ کرنا ہے تاکہ وہ ڈیوائس کو میمورائز ہو جائے کہ یہ کنٹراسٹ سیٹنگ ہے. اگر آپ سے پہلے اس کو بند کر دیں گے, آف کر دیں گے, تو اس میں پرانی سیٹنگز آ رہی ہوں گی. سو آپ نے کنٹراسٹ سیٹنگ میں اگر آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا اور آپ ذرا برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں, اور جب یہ سیٹ ہو جائے تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر پریس رکھنا ہوتا ہے. تو دس وے یو ایڈجسٹ دا کنٹراسٹ. کنیکٹنگ دا فلو سینسر, یہ دیکھیں یہ ایک فلو سینسر ہے, اس کا منی فلو میٹر ہے, ٹربائن اس کے ساتھ آتا ہے, وہ کمبائن کریں گے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ڈسپوزیبل ماؤتھ پیس اس آرڈر میں آپ نے لگانے کے پہلے آپ نے فلو میٹر کے ساتھ ٹربائن اٹیچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ درمیان میں ماؤتھ پیس لگا دیا اور بعد میں ٹربائن لگا رہے ہیں. یہ جو بلیک ٹربائن ہے یہ درمیان میں لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صاف ہے, اس میں کوئی فورن باڈی نہیں ہے, اور پھر آپ اس آرڈر میں ٹربائن اینڈ دین دا ماؤتھ پیس آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فلو میٹر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک وائر آتی ہے, ایک اینڈ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کا منی فلو میٹر کے ساتھ, دوسرا اینڈ مین سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہے. وہ جو آپ کا اس میں وائٹ ٹیوبنگ تھی, یہاں پر یہ وائر اس کا کام کرتا ہے. یہ دیکھیں قریب سے آئے گا تو یہ آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. مینو میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس کافی ساری چیزیں آئیں گی. مینو پریس کریں گے, یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں دوبارہ بھی پروجیکٹ کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ کنفیگریشن مینو اس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں اس میں ڈیلیٹ ڈیٹا ان میموری, پرنٹ لاسٹ کیلیبریشن, ٹربائن کیلیبریشن, پرنٹ آؤٹ ہیڈر ٹیکسٹ, چینج ڈیٹ ٹائم. آپ کے کام کی اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کر دوں گا, باقی آپ اس میں اتنا ہاتھ نہ ماریں تو بہتر ہے. یعنی ڈیلیٹ میموری یہ ضروری ہے. اگر آپ نے پرانی میموری ڈیلیٹ کرنی ہے تاکہ اسپیس کریٹ ہو تو آپ نے اس کو پریس کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے. لیکن یہاں ایک پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسورڈ اس کا ہوتا ہے, اگر کسی اور نے اس کا پاسورڈ سیٹ کیا ہے تو آپ اس کو میموری کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ سے پاسورڈ مانگے گا جب آپ اس میں کوئی اس طرح کی چینج کریں گے. تو میک شیور کہ آپ کو پاسورڈ کا پتہ ہو. دوسرا آپ کے کام کا کیا ہے, چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم. ڈیفینیٹلی آپ جس ڈیٹ پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر اس میں پہلے سے ڈیٹ غلط ہو تو آپ اس کو چینج کریں گے. اس کو پریس کریں گے تو ڈیٹ چینج آ جائے گا, اور اس کو چینج کر کے آپ انٹر کریں گے تو اس کی سیٹنگ آ جائیں گی. انسینٹیو اور چیزیں یہ چھوڑیں. ڈیٹ فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ لکھتے ہیں پہلے ڈیٹ لکھتے ہیں پھر منتھ پھر ایئر. بعض لوگ امریکن سسٹم میں ہوتے ہیں کہ پہلے منتھ لکھتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سسٹم میں. تو آپ فارمیٹ کو بھی دیکھ لیں کہ ڈیٹ فارمیٹ ہمارے مطابق ہے کہ کسی اور کنٹری کے. یونٹس کیا ہیں, سینٹی میٹر میں ہے, میٹر میں ہے, کس میں ہے. آٹو پاور آن آف کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے کام کی چیزیں ہیں. جب آپ نے کوئی چیز سلیکٹ کرنی ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایک ایرو ہوتا ہے, اس کو آپ اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں اسکرین پہ, اور جس ویلیو کو آپ نے چینج کرنا ہے جب اس کے سامنے آئے گا تو پھر آپ نے انٹر پریس کرنا ہے اور وہ اس کے سامنے آ جائے گا. فار ایگزامپل یہ دیکھیں ہم یہ وہی لسٹ کو میں دوبارہ پروجیکٹ کر رہا ہوں, اور آپ دیکھیں اب ایک فار ایگزامپل میں اس ویلیو کو چینج کروں تو میں پریس کروں گا یہاں پہ آ جائے گا. یعنی ایرو کو یہاں تک لاؤں گا تو پھر انٹر پریس کروں گا پھر چینج کر سکوں گا. اگر میں نے ڈیٹ فارمیٹ کو چینج کرنا ہے تو اس کے سامنے ایرو کو لا کے پریس کروں گا تو ڈیٹ فارمیٹ کو چینج کرنے کا مینیو آ جائے گا, اور ونس یو ہیو چینج دا ڈیٹ فارمیٹ یو پریس انٹر اور وہ اس میں انٹر ہو جائے گا. آپ نے یونٹ فارمیٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. آٹو پاور آف آن آپ کر سکتے ہیں, اس میں ٹائم رکھ سکتے ہیں. جب بھی کوئی چیز آپ نے سلیکٹ کی اور وہ چینج ہو گئی, پریس انٹر اینڈ ٹو ایکسیس دا آپشن. ڈیٹ فارمیٹ, ٹو سلیکٹ دا ریکوائرڈ فارمیٹ ٹوگل بٹوین دس, یا ڈیٹ منتھ ایئر, یا منتھ پہلے ڈیٹ پھر ایئر, یا ایئر پہلے واٹ ایور. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کون سا سیٹنگ چاہتے ہیں. پریس انٹر کریں اور چینج کریں. یونٹ سینٹی میٹر کے جی, اس میں آپ نے چینجز کرنی ہے, اس کو پاؤنڈز میں کنورٹ کرنا ہے. سینٹی میٹر نہیں چاہ رہے آپ, انچز میں کرنا چاہ رہے ہیں
तो आप उसको चेंज करें और फिर एंटर करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, आपका डेटा फिर उस फॉर्मेट में होगा। और पावर ऑफ का मतलब ये ऑटो की 6 मिनट पे रख सकते हैं, 60 मिनट पे रख सकते हैं, 240 मिनट पे रख सकते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि 6 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाए खुद ब खुद, बस मैं और काम नहीं करना, तो 6 मिनट पे रखेंगे, 6 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे बाद होगा, और 240 पे रखेंगे तो फिर ये काफ़ी लंबी। स्विच ऑफ करें ऑन ऑफ से, और वहाँ से आप उसको 660 और 240 पे यानी खुद ये ऑटो ऑफ अगर करना चाह रहे हैं तो सेट कर सकते हैं। When all operations are complete, switch it off manually by pressing. Manually आप किसी को इसको ऑफ कर सकते हैं। इंसेंटिव को छोड़ें, ये बाद में डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन के लिए। इस वक्त हमारे पास ना एथनिक ग्रुप, एक इसमें एक मेनू आता है एथनिक ग्रुप। जब आपने किसी अपना जैसे आप करेंगे तो जब ये आप इस मेनू में चले जाएंगे तो वहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो वो फिर कंपेयर करेगा तो आपके एथनिक ग्रुप के साथ करेगा। यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अफ्रीकन डिसेंट पीपल, क्योंकि उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं, चाइनीज जापानीज की अलग होती हैं। सो आप उसको पाकिस्तानी सेलेक्ट करके करेंगे तो ये आपका डेटा फिर करेक्ट आएगा। अगर आप टेस्ट तो पाकिस्तानी सब्जेक्ट को कर रहे हैं और उस वक्त किसी ने सेटिंग की है जापानीज का या चाइनीज का, तो वो उसके साथ कंपेयर कर रहा होगा और आपका डेटा गलत आएगा। पेशेंट डिटेल में आपके पास नाम, एज, जेंडर, हाइट, एथनिसिटी मैंने बता दी। ये आप वहाँ से मेन्यू से सेट करके मशीन को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये उसकी फिर स्क्रीन होती है जब ये प्रिपेयर होगा। इसको छोड़, इसको हम जरा टाइम नहीं है हमारे पास। ये थोड़ा आप देख लें कि ये फ्लो हेड जो हमारे पास ओल्ड वो था इसमें वाटर टेलीग्राफ अल्फा, उसके जो ट्यूबिंग है वो डुअल है, एक कॉरुगेटेड है यानी रिब्ड है, दूसरी बिल्कुल प्लेन है, ये दो पैरेलल रनिंग ट्यूब्स हैं। तो मेक श्योर जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये जो कनेक्टर है इसका नीचे वाला ये हमारे पास इस तरह नहीं है, लेकिन फ्लो हेड जो है हमारा उसी तरह है। हमारा दूसरा एंड जो है तो वो मशीन के साथ कनेक्ट होता है, ये कोई और मशीन है, लेकिन ये मेक श्योर कि आप जब फ्लो हेड की ट्यूबिंग को फ्लो हेड के साथ लगाएंगे तो वहां भी जो ओपनिंग है एक रफ है और एक स्मूथ है, तो रफ को रफ ट्यूब में जो रफ कॉरुगेटेड है उसको कॉरुगेटेड साइड पे रखना है और स्मूथ को स्मूथ साइड पे। और जब आप मशीन पे भी लगाएंगे तो वहां भी कलर कोडिंग है और उल्टा नहीं लगाना। अगर आपने इसको जैसे आपको हाईलाइट किया गया है राइट साइड पे सर्कल में, अगर आपने इधर जो है कॉरुगेटेड को तो कॉरुगेटेड पे रखा हुआ है, लेकिन उसका दूसरा एंड जब आप मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं वहां कॉरुगेटेड को प्लेन की तरफ लगा दिया रैंडमली, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो दिस इज वन पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। प्रैक्टिकली जब आप आएंगे आपको फिर बता देंगे। अब इस तरह करते हैं कि वी एंड अप आवर लेक्चर हियर। आपको मशीन के बारे में कंपैरिजन सब कुछ बता दिया है। इसी पॉइंट से आगे हम स्टार्ट लेंगे, 2 मैन्यूअर्स करेंगे और उसके बाद प्रिंट आउट मेरे पास पहले से प्रिंट हमने लिए होंगे। जब वो टेस्ट मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि टेस्ट इस तरह करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो उस प्रिंट आउट को फोकस करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक वैल्यू को डिफाइन करेंगे, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड दैट विल देन बी डिस्कस्ड। अभी हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट आपका क्लास अभी शुरू होने वाली है, तो मैं आगे मजीद आपका टाइम नहीं लेता। अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी में आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल हम अगले हफ्ते करके उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे थर्सडे को भी ऑनलाइन। ना